मैं एक जांबाज सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया एक अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताख़ीर मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह माहा मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे से परेशानी आया थी और ये महसूस होता था जैसे रात भर वो सो न सकी हो। माहा ने कहा कि कल रात जब हम फलस्तीनियों के भेष में छुपे यहूदियों और मोसाद के एजेंटों की दुकानों पर मुरारी के साथ गए तो दुकानें तो अगरचे बंद थी, लेकिन मेरे साथ खड़ी गाड़ी में मोसाद का एक सीनियर एजेंट हैफल बैठा मुझे देख रहा था। गालिबन उसने मुझे पहचान भी लिया था क्योंकि उसने मोसाद के एजेंटों लाया जाता की खुसूसी निशानी वो अंगूठी मेरे सामने कर दी थी जिस पर FM लिखा होता है। ये चौकोर अंगूठी हमेशा उल्टी पहनी जाती है और सिर्फ पहचान करवाने के लिए उसे सीधे रुख पर लाया जाता है। हैफल ने मेरे साथ मोसाद की ट्रेनिंग ली थी और मोसाद से मेरे क़तई ताल्लुक को भी वो बखूबी जानता था। बैंकॉक में उसने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर मैंने अपना फैसला न बदला तो मुझे या तो ज़बरदस्ती इसराइल पहुंचा दिया जाएगा और या फिर जहां भी मौका मिला मोसाद के एजेंट मुझे हलाक कर देंगे। माहा की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया और मैंने उसे कहा कि अव्वल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि मोसाद वाले तुम तक पहुंच सकें, लेकिन हिफ्ज़ मातक़द्दुम के लिए आज से दोनों फौजी सिपाही हर वक्त उसकी हिफाजत करेंगे और वो कम से कम सऊदी अरब में अपनी रिहाइश गाह से बाहर न निकले। मैंने माहा को भरपूर यकीन दिलाया कि उसकी सलामती के लिए अपनी जानों की बाजी लगा देंगे। माहा कहने लगी कि मुझे मौत का हरगिज खौफ नहीं। जब मोसाद के घिनौने अज़ाइम के लिए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की तो अब क्यों करूं? लेकिन एक बात ज़रूर कहूंगी कि मोसाद की जड़ें इतनी गहरी और वसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि वो चाहें तो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मैं माहा को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया और तमाम साथियों के साथ एक जनरल मीटिंग की और उन्हें माहा के बकौल यहूदी एजेंट हैफल के उसे पहचानने के मुतालिक बताया। मेरे तमाम साथियों का एक ही जवाब था कि हम माहा की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर देंगे। इमरान और कैसर कहने लगे कि हम आज ही उन यहूदी एजेंटों की दुकानों और फ्लैटों पर धावा बोलें और उन दोनों को हलाक कर दें। मैंने उन्हें समझाया कि हमें जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। यहाँ की हुकूमत जब खुद अमेरिका और बरतानिया के आगे इतनी बेबस है तो हमारी दिन दिहाड़े उन एजेंटों को सबके सामने हलाक करने के अमल को भी डिफेंड नहीं करेगी, खुसूसी तौर पर जब हम ना तो इस मुल्क के शहरी हैं और ना ही कानूनी वीज़े लेकर यहाँ आए हैं। इलावा अज़ीं हमें भी अभी तक सिर्फ यंबा में बागियों के असलहे की बरामदगी का कहा गया है और वो भी ज़ुबानी तौर पर, और वो काम हमने कर दिया है। इससे ज़्यादा हम जो कुछ भी करेंगे उसे हुकूमत और फौज की पुश्तपनाही हासिल न होगी। मैंने साथियों को बताया कि यहूदी जासूस ने माहा को पहचान के लिए अपनी अंगूठी शनाख्त के लिए आगे कर दी थी जिस पर FM लिखा हुआ था। FM यानी फ्री मेसन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में ही यहूदियों को अपना वतन न होने और दरबदर खाक बसर होने का इल्म हो गया था। उस वक्त से लेकर इसराइल के क़याम तक यहूदियों का कोई वतन न था, कोई मुल्क और झंडा न था। ये दुनिया भर के ममालिक में फैले हुए थे। यहूदियों ने दुनिया भर के ममालिक में फैले यहूदियों से राब्ते और दूसरी अक़वाम के लोगों को अपने दाम में फांसने और ब्लैकमेल करने के लिए एक दीनी तंजीम बनाई जिसका नाम फ्री मेसन रखा। इस तंजीम के मेंबरों को, जिनमें यहूदी, ईसाई, मुसलमान, हिंदू और सभी कौमियतों के लोग शामिल थे, अपनी शनाख्त के लिए एक खुसूसी अंगूठी जिस पर कोनों वाले सितारे के अंदर FM लिखा होता था दी जाती थी और मजीद शनाख्त के लिए एक मखसूस अंदाज में हाथ मिलाया जाता था। इस तंजीम ने अपने मेंबरों के लिए दुनिया भर में पुरशिकोह इमारत तामीर की थी। बर्रे सगीर की तकसीम के बाद गालिबन 8 फ्री मेसन हॉल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, शिमला, मद्रास वगैरह में थे। लाहौर में असेंबली हॉल के बिल्कुल सामने माल रोड और क्वींस रोड के चौराहे पर फ्री मेसन हॉल की आलीशान इमारत अभी भी मौजूद है। इस तंजीम की मेंबरशिप हासिल करना आसान न था और जो एक बार मेंबर बन जाता उसे कतन इजाज़त न थी कि गैर मेंबरों को बताए कि इस हॉल के अंदर क्या होता है। आला सरकारी अफसरान, ऊंचे तबके के कारोबारी लोग और यहूदियों के हमदर्दों की बड़ी छानबीन के बाद फ्री मेसन का मेंबर बनाया जाता था।
क़याम पाकिस्तान के बाद ये तंजीम पूरी आन बान शान से लाहौर फ्री मेसन हॉल में अपनी खुफिया मीटिंग्स करती रही। भुट्टो साहब का अवामी दौर शुरू हुआ तो मुस्तफ़ा साहब, जो गवर्नर और पंजाब के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, इस तंजीम की मेंबरशिप न मिलने पर पुलिस फोर्स के जरिए फ्री मेसन हॉल के दरवाजे खुलवाए। अंदर से क्या कुछ मिला आज तक उसका पता न चल सका। बरतानिया और अमेरिका ने एक आज़ाद तंजीम के हॉल पर कब्जा करने पर पाकिस्तान से बाकायदा एहतजाज किया और भुट्टो साहब को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने खासी डांट पिलाई और तब ही वो भुट्टो का ज़ाती मुखालिफ भी बन गया। हेनरी किसिंजर यहूदी है और खुले बंदों अपने यहूदी होने का इकरार करता है। जब मोसाद ने जोर पकड़ा तो इसी तंजीम के मेंबरों को अपने अंदर समो लिया और ये साबिका फ्रीमेसन पाकिस्तान में एलानिया और छुप कर पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ अब तक काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसके साबिका मेंबरों में कादियानियों की तादाद खासी है। हमारी मीटिंग अभी जारी थी कि कर्नल नबील आ गया। उसने बताया कि बागियों की सरकूबी की जिम्मेदारी यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को सौंपी गई है और एक फलस्तीनी के घर के बिल्कुल सामने एक भारतीय की लाश उसकी गाड़ी से मिली है। मैं नबील के दिल की बात समझ चुका था। मैंने उसे कहा कि अब यंबा में हमारा कयाम बेसूद है, लिहाजा हमें वापस जद्दा जाने की इजाज़त दी जाए। नबील ने कहा कि कल सुबह की फ्लाइट से जद्दा के लिए आपकी सीटें बुक करवा दी जाएंगी और जद्दा में ही हिज रॉयल हाइनेस आपसे अनकरीब मिलेंगे। नबील ने यह भी कहा कि हमें इल्म है कि हमारे तमाम शहरों में हमारे दुश्मनों के जासूस मुख्तलिफ लिबादे ओढ़े अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हम उन्हें ख़त्म कर भी सकते हैं, लेकिन मगरबी ममालिक हमारी राह में हायल हैं। हम हर किस्म के असलहे के लिए उनके मोहताज हैं। हमारी तेल की दौलत की हिफाजत के लिए हमारे दिलों में मसनूई खौफ पैदा करके ये ममालिक हमें मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसराइली, इराकी और ईरानी फौजी कार्रवाई का मसनूई खौफ हमारे ऊपर तारी करके ये ममालिक मार्केट रेट से दुगनी कीमत पर अपना फरसूदा असलहा हमें फरोख्त करते हैं और मार्केट रेट से कम दामों पर हमारा तेल खरीदने के अलावा हमारे अंदरूनी मामलात में भी भरपूर दखल देते हैं। और दूसरी तरफ इसराइल को बिल्कुल मुफ्त और ईरान और इराक को हमसे बहुत बेहतर असलहा बहुत कम दामों पर मुहैया करके हमारे सरों पर हर वक्त मौत का खौफ रखते हैं। आपने जिस जांफिशानी और खुलूस से बागियों का असलहा बरामद करा दिया है, उसके नतीजे में मैं ज़ाती तौर पर और सऊदी अरब की अफवाज और अवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने कर्नल नबील से पूछा कि मुबश्शिर और बिस्वास की क्या पोजीशन है। नबील ने बताया कि मुबश्शिर के हमारे साथ ताउन करने और मखसूस हालात में घेर कर मजबूरन बागियों का साथ देने के मुताल्लिक हम पुरजोर सिफारिश और रहम की अपील के साथ अदालत में उसका केस भेजेंगे और बिस्वास अब वहीं जा चुका है जहां आपने उसके ग्रुप लीडर को भेजा है। अब मजीद कुछ कहने की गुंजाइश न थी। नबील के रुखसत होने के बाद मैंने साथियों को कहा कि कल सुबह जद्दा जाने के लिए तैयार रहें और जद्दा पहुंचकर हम मक्का मुअज़्ज़मा में अलविदाई उम्रा भी करेंगे। मेरे साथी समझ गए कि जद्दा जाकर हमें बहुत जल्द सऊदी अरब से भी जाना होगा। सब बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ के घुटे हुए माहौल ने हमें खासा बोर कर दिया था। अगली सुबह 8:30 बजे हम यंबा एयरपोर्ट पहुंचे। कर्नल नबील ने मुझे कहा कि चारों गाड़ियां हम एयरपोर्ट पार्किंग में ही मां चाबियों के छोड़ दें, जिन्हें बाद में रेंट कार वाले ले जाएंगे। अपना सारा असलहा हमने कर्नल नबील की हिदायत पर गेस्ट हाउस में उन्हीं सूटकेसों में रख दिया था जिनमें असलहा हमें दिया गया था। पार्किंग एरिया में हम गाड़ियों से उतर रहे थे कि माहा ने मुझे एक सुर्ख BMW गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मोसाद का यहूदी एजेंट हैफल गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है। उसके अलावा गाड़ी में फ्रंट सीट पर एक और पिछली सीटों पर 2 अजनबी बैठे हुए हैं। कर्नल नबील हमारे टिकट लेने के लिए एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर गया हुआ था। मुजम्मिल ने ये बात चंद सेकंड में बाकी साथियों तक पहुंचा दी। हमारे पास असलहा नहीं था, लेकिन कैसर और इमरान अपने चाकू और आहिनी मुक्के के साथ उस गाड़ी की तरफ भागे। इमरान ने आहिनी मुक्के से ड्राइविंग सीट का शीशा तोड़ा। हैफल ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से निकलने के लिए तेजी से रिवर्स की। कैसर ने चलती गाड़ी में हैफल पर चाकू का वार किया, जो सिर्फ हैफल के बाजू के आर पार हो सका। हैफल ने, जिसके बाएं बाजू से खून के फवारे बह रहे थे, कैसर को अपनी गाड़ी तले कुचलने के लिए एकदम फॉरवर्ड गियर लगाया। कैसर जंप लगाकर गाड़ी तले कुचले जाने से बाल बाल बचा और हैफल की गाड़ी अगली लाइन में खड़ी किसी गाड़ी से जा टकराई। चंद सेकंड में ही ये सब कुछ हो चुका था और अभी किसी ने भी हमारे हमले और गाड़ियों के टकराने को नोट नहीं किया था। हैफल ने भाग जाने में ही आफियत समझी और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट से निकल भागा।
शीशे की टूटी हुई किरचें और खून के धब्बों के सिवा अब वहाँ कुछ न था। इमरान और कैसर भी सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए हमारे पास आ गए। हमने अपना सामान उठाया और एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर आ गए। नबील हमारे बोर्डिंग कार्ड लिए हमारा मुंतजिर था। मैंने भी उसे ये वाक़या नहीं बताया क्योंकि उससे अब किसी इमदाद की तवक्को न थी। नबील हमें अलविदा कहते हुए बोला कि आपके जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर मेरे 2 मेजर जो पहले आपसे मिल चुके हैं आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। डिप्टी कमांडर इन चीफ के जरिए आज ही हिज रॉयल हाइनेस को आपके जद्दा पहुंचने की इत्तला मिल जाएगी। मैं भी 1-2 रोज में जद्दा आ जाऊंगा। अगर मेरे आने से पहले हिज रॉयल हाइनेस ने आपको तलब किया तो मेरी कारकर्दगी के मुतालिक उन्हें जरूर बताइएगा। 35 मिनट की फ्लाइट के बाद हमारे जहाज ने जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड किया। दोनों मेजर हमें लेने के लिए वहां मौजूद थे। टैक्सियों में हमारे अपार्टमेंट्स में पहुंचाकर वो हमसे रुखसत हो गए। शाम तक दोनों खवातीन ने घर और अकरम और दीन मोहम्मद सिपाही ने गाड़ियों की सफाई की। उसी शाम को हम बनी मालिक गए और लाहौर होटल के मैनेजर की वसातत से जाली वीजे और पासपोर्ट बनवाने वालों से मिले और उनसे अपने पासपोर्टों पर ईरान के वीजे लगवाने की बात की। उनके करता धरता ने कहा कि वो 2000 रियाल फी वीजा के हिसाब से वीजे लगा देंगे, लेकिन हमें पहले पाकिस्तान में कराची जाना होगा और वहां से ईरान एयर के जहाज पर मोहराबाद तेहरान जा सकेंगे, क्योंकि सऊदी अरब या अमारात से मां सिवा दुबई कोई फ्लाइट तेहरान नहीं जाती। वीज़ों के मुतालिक उसने यकीन दिलाया कि असल और नकल में पहचान नामुमकिन है। उनसे मामला तय करके अगले रोज मैंने पासपोर्ट और 22,000 रियाल वीज़ा लगाने वालों के हवाले किए और तीसरे रोज हमें ईरान के वीज़े लगे पासपोर्ट मिल गए। जद्दा पहुंचने के अगले रोज मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने में फर्स्ट मिलिट्री अटैची से मिलने गया। जनरल साहब बड़ी आवभगत से मुझे अपने दफ्तर में ले गए और मुझे बताया कि सऊदी हुकूमत ने एक खत सफीर को और एक मुझे भारतीय जासूसों की निशानदही करने पर हमारा शुक्रिया अदा करने और हमारी मावनत को सराहने के इजहार के लिए भेजे हैं। मुझे और मेरे साथियों को ज़ाहिरी नामो नमूद की ख्वाहिश तो नहीं थी, बल्कि इन खतूत में हमारा जिक्र न होने पर फिल हकीकत हमें खुशी हुई, क्योंकि इस तरह खामोशी से अपने आइंदा मिशंस को पूरा करने में हमें आसानी नजर आई। जनरल साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने इस खत की एक कॉपी के साथ एक मुफस्सल रिपोर्ट मेरे साबिका महकमे को भेज दी है, जिसमें वाज़े तौर पर हमारी कारकर्दगी से पाकिस्तान दुश्मन भारतीय एजेंटों के कला कमा का तफसीली जिक्र किया है। जनरल साहब ने सऊदी हुकूमत के खत और अपनी रिपोर्ट की एक एक कॉपी मुझे दी ताकि अगर कभी ज़रूरत पेश आए तो उसे महकमे के अफसरान को दिखा सकूं। मैंने जनरल को यम्बो में बागियों के छुपाए हुए असलहे की बरामदगी और बागियों की गिरफ्तारी के साथ साथ भारतीय और इसराइली जासूसों के मुतालिक तफसीलन बताया। जनरल साहब ने भी ये कहा कि यहाँ की हुकूमत मगरबी ताकतों की वजह से इतनी बेदस्तुपा हो चुकी है कि अपने मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वालों की बीख कनी के लिए भी उसे मगरबी ताकतों से इजाज़त लेनी पड़ती है। 2 रोज बाद कर्नल नबील भी जद्दा आकर मुझसे मिला और कहने लगा कि हिज रॉयल हाइनेस बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद अलविदाई उम्रा। हमने उम्रे की अदायगी को इसलिए आखिर में रखा था कि इस मुतबर्रक फ़र्ज की अदायगी के फौरी बाद हम सऊदी अरब से जाना चाहते थे और हमारी ये ख्वाहिश थी कि उम्रे की अदायगी के बाद कम से कम सऊदी अरब में हमसे मजीद कत्ल गारत न हो। मैं कई रोज से इस सोच में गलता हूँ और दुनिया के नक्शे में किसी ऐसे मुल्क की तलाश में हूँ जहाँ के ताजिर और कारोबारी हजरात इसलिए मुसलसल कई रोज से हड़ताल पर हों कि वो हुकूमत को सेल्स टैक्स अदा नहीं करेंगे। हालांकि ये सेल्स टैक्स बिलाखिर खरीदार को ही अदा करना पड़ेगा और ताजिरों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जिस मुल्क के ताजिर ये कहें कि हमारी दुकानें और गोदाम गैर मुल्की स्मगलिंग के सामान से भरे पड़े हैं, लिहाजा हम अपना सामान चेक नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने ये सामान बाकायदा दरामद करके ड्यूटी अदा नहीं की, बल्कि खेपों और दूसरे गैर कानूनी जराए से ये सामान मंगवाया है और मंगवाते रहेंगे। जिस मुल्क में स्मगल शुदा सामान पहले सिर्फ एक सरहदी इलाके में मिलता था, लेकिन अब हर शहर में बाड़ा मार्केटें बन गई हों, बल्कि बिल्डर्स ने मुल्क के सबसे बड़े शहर में बाड़ा प्लाजा के नाम से एक मार्केट तामीर की हो, जहां की ज्वेलर मार्केटें इसलिए बंद रखी जाएं कि चेकिंग पर उनका 90% सोना गैर कानूनी जराए से दुबई की रज़ाक एंड कंपनी के जरिए आया हो। जहां वीडियो कैसेट वाले कहें कि अब तक हम गैर कानूनी तौर पर कॉपीराइट के बगैर वीडियो फिल्में फरोख्त कर रहे हैं और जब तक ये स्टॉक खत्म न हो जाए हमसे कॉपीराइट की बात न करें। जहां धुआं छोड़ती लोकल बसें सड़कों पर आगे पीछे नहीं बल्कि एक साथ रेस लगाती और पैदल चलने वाले आवाम को हर रोज कुचलती रहें।
जहां के रिक्शा ड्राइवर साइलेंसर की जाली उतार कर टैंक चलने की आवाज पैदा करते हुए सड़कों पर दौड़े और ट्रैफिक पुलिस बसों और रिक्शा ड्राइवरों की इन धांधलियों को देखते हुए भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें पब्लिक सेफ्टी की नहीं बल्कि चाय पानी की जरूरत है। जहां की पुलिस की निगाह में हर शख्स मुजरिम हो जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित न कर दे। जहां टैक्सियों के मीटर इतना ज्यादा किराया बढ़ा कर दिखाएं कि जिसमें छोटा हवाई जहाज चार्टर हो सके। जहां की नौकरशाही अपनी फिरौनियत की वजह से खुद को अवाम का खादिम समझने की बजाय आका समझे और हुकूमत और अवाम के दरमियान जानबूझकर इतना फासला पैदा करने की कोशिश करे कि अवाम हुकूमत की हर अच्छी और सही कोशिश को भी इन नौकरशाही के फिरौनों की वजह से सराहने की बजाय उल्टा असर लें। जहां लाख तो लाख का फ्रॉड करने के इल्जाम में पुलिस मुल्जिम को उल्टा लटका दे, लेकिन गवर्नमेंट से 3.25 अरब का फ्रॉड करने वाले सदरुद्दीन घांची का FIA के अफसर आला खड़े होकर इस्तकबाल करें और चाय और बिस्किट से उसकी तवाज़ो करें। जहां के कसीरुल अशात अखबार माजूल, गिरफ्तार और सजा याफ्ता साबिका वजीर आजम से करोड़ों रुपए लेकर उसे बेगुनाह और फरिश्ता साबित करने के लिए अपने अखबार के सफ़हात वक्फ कर दें। जहां जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले सियासतदान जो माजी में कभी भी इकट्ठे मिलकर न बैठे हों और न ही कभी मुल्क की इस्लाह के लिए कोई काम किया हो, वो मुल्क की मोहब्बत से सरशार और मुल्क में फैली गंदगी और गलाजत को दूर करने के लिए एक शख्स और मुल्क की सालमियत के लिए जान देने वाले इदारे की मुखालफत में सिर्फ इसलिए सर जोड़कर बैठ जाएं कि उस शख्स और मुल्क के इस इंतहाई मुनज़्ज़म इदारे ने वर्दी पहन रखी है। सारी दुनिया के नक्शे को बार बार देखने और ऐसा मुल्क तलाश करने पर मेरी उंगली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर ठहरती है। जिस तरह अमेरिका के दरियाफ्त होने पर दुनिया भर की कौमें उस मुल्क पर चढ़ दौड़ी ताकि उसकी दौलत और वसाइल पर कब्जा कर सकें, उसी तरह पाकिस्तान में सियासत एक इतना मुनाफा देने वाला कारोबार बन चुका है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन पर लाखों और कौमी असम्बली की सीट के लिए करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं और इन एक महफिल अखराजात की जब तक 8 गुना ज्यादा वसूली न हो जाए तब तक इन मेंबरान के मुंह से राल बहती रहती है। हमारे यहाँ जमहूरियत का आगाज ही लूट मार से हुआ है। अहमद शाह पतरस बुखारी ने बरसों पहले एक महफिल में ये बात कही थी जो आज भी मेरे दिल पर नक्श है। मरहूम ने कहा था कि बाबाए जमहूरियत इब्राहिम लिंकन ने जमहूरियत की तशरीह यूं की थी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मरहूम बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में जिस किस्म की जमहूरियत है इसका तलफ़्फ़ुज़ तो वही है लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं। यहाँ की जमहूरियत बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। पतरस बुखारी कोई मामूली फहम के आदमी नहीं थे। वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे थे और सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली में उनकी तकरीरें तारीखी हैसियत रखती हैं। खुदारा अपने ज़मीर और दिल को जज बनाइए। अगले रोज बाद दोपहर सिपाही अकरम और दीन मोहम्मद ने मुझे बताया कि 2 सफेद करोड़ियां सुबह से हमारे अपार्टमेंट के सामने इर्द गिर्द मंडला रही हैं। उन्होंने उन गाड़ियों के नंबर भी नोट कर लिए थे। मैंने उन्हें कहा कि बाज लोग यूं ही बेमकसद घूमते रहते हैं, मुमकिन है ये गाड़ियां भी ऐसे ही लोगों की हों। बहरहाल वो अपनी आंखें खुली रखें और गाड़ियों में बैठे अफराद की शक्लें ज़हन नशीन कर लें। मैं खुद भी इन गाड़ी वालों को देखने के लिए अपने अपार्टमेंट की गैलरी में आकर बैठ गया। मुझे वहां बैठे ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा गुजरा होगा कि सिपाही दीन मोहम्मद ने, जो हमारे अपार्टमेंट्स के सामने सड़क की दूसरी तरफ बैठा था, सीटी बजाकर मुझे मुतवज्जे किया। 2 सफेद करोना गाड़ियां एक दूसरे से 50 मीटर के फासले पर आहिस्ता रफ्तार से हमारे अपार्टमेंट्स के सामने से गुजरी। हमारे अपार्टमेंट्स शाहराह फलस्तीन से दाएं जानिब निकलने वाली एक लेन में थे जो आगे जाकर खम खाती हुई शाहराह फलस्तीन से दोबारा जा मिलती थी। इस लेन में 10-12 बंगले और 4 ऐसी बिल्डिंग्स थीं जिनमें अपार्टमेंट्स बने हुए थे। दोनों गाड़ियां खम खाती हुई लेन पर आगे जाकर नजरों से ओझल हो गईं। इन गाड़ियों में 4-4 अफराद बैठे थे। समझ में नहीं आता था कि ये कौन लोग हैं और यूं बिला वजह उनका इस लेन में बार बार आने का मकसद क्या था। जो इस्राएली एजेंट यम्बो में माहा के पीछे लगे हुए थे वो यम्बो एयरपोर्ट पर भी पहुंच गया था। हालांकि हमारी रवानगी के प्रोग्राम का सिवाय मेरे साथियों के सिर्फ नबील को इल्म था। अब जद्दा में भी हमारी निगरानी शुरू हो गई थी। इन दोनों गाड़ियों का बार बार इस लेन में आने का जरूर कोई मकसद था। अगर हमारी निगरानी करने वालों को हमारी रिहाइश गाह का इल्म होता तो वो बिला वजह इस लेन में गाड़ियां न भगाते। मैंने यम्बो से यहाँ जद्दा तक पेश आए वाकयात की कड़ियां मिलाई तो मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई हमाकत के मुतालिक जानना चाहता है, लेकिन हमारी सही लोकेशन उसे नहीं मिल रही। ऐसा कौन हो सकता है? मैं इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे मुख्तलिफ शहरों के दफातर में नस्ब किए गए माइक्रो ट्रांसमीटर्स का ख्याल आया।
ट्रांसमीटर्स हमारे सामान में नस्ब कर दिया। महदूद हुदूद के अंदर इस ट्रांसमीटर से हमारी लोकेशन मालूम की जा सकती है। एक मैंने सबसे पहले अपने सामान को देखा, उससे कुछ न निकला तो कैसर और इमरान के साथ तमाम साथियों के सामान की जांच पड़ताल शुरू की तो रजी के सूटकेस के पहलू की जानिब एक चपटे मुंह वाली पिन दिखाई दी। अगर वो पिन सूटकेस का हिस्सा होती तो दूसरे पहलू पर भी यकीनन वैसी ही पिन होनी चाहिए थी। और फिर सूटकेस के पहलुओं पर पिन का क्या काम? मैंने उस पिन को खींचकर सूटकेस से अलहदा किया। ये माइक्रो ट्रांसमीटर था और जंबा के गेस्ट हाउस से हमारी रवानगी के वक्त गेस्ट हाउस के किसी स्टाफ ने उसे रजी के सूटकेस में चबोकर फिट कर दिया था। मैंने इस माइक्रो ट्रांसमीटर को अपने बाथरूम में जूतों से कुचल कर तोड़ दिया और फौरी तौर पर बाकी साथियों की मीटिंग बुलाकर उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। मैंने साथियों को बताया जद्दा में जो लोग दोनों गाड़ियों में घूम रहे थे वो अभी तक हमारे अपार्टमेंट्स को लोकेट नहीं कर सके, इसलिए वो बार बार इस लेन में चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ियों में लगे हुए ट्रांसमीटर रिसीवर से उन्हें कमजोर सिग्नल ही मिल सकते होंगे। हमारे चेहरों से वो शनासा नहीं है, लिहाजा अपनी नाकामी का जब वो हैफल को बताएंगे तो हैफल खुद यहाँ आएगा, बशर्ते कि उसका बाजू का जख्म ठीक हो गया हो। हैफल के जहां आने पर हम हालात के मुताबिक उससे निमटने की तदबीर सोचेंगे। इमरान और कैसर मीटिंग खत्म होते ही अपने कमरों में चले गए। दोनों सफेद गाड़ियां अभी भी हमारी लेन के चक्कर काट रही थीं। हमारी मीटिंग खत्म हुए करीबन आधा घंटा गुजरा होगा कि पै दर पै कई धमाकों से हमारे अपार्टमेंट्स के दरो दीवार लरस गए। मैं पहले फ्लोर पर आया तो सभी साथी वहां मौजूद थे और कुछ देर बाद इमरान और कैसर भी हम में आकर शामिल हो गए। हम अभी इन धमाकों के मुतालिक राय जनी ही कर रहे थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हूटर बजाती हमारी लेन में दाखिल हुईं और खासी आगे जाकर लेन के तकरीबन दूसरे सिरे पर पहुंच गईं। मैंने रजी को कहा कि जाकर देखो कि क्या मामला है। कैसर और इमरान ने आंखों ही आंखों में कोई बात की और कैसर बोला कि रजी को भेजने का क्या फायदा जब मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। हम सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो कैसर ने नीची आंखें किए बोलना शुरू किया। उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात की अपने लिए और इमरान भाई के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि हमने डिसिप्लिन को तोड़ा और आपसे इजाज़त लिए बगैर ये काम कर डाला। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने कैसर को कहा कि तमहीद ना बांधे और जो कुछ भी दोनों ने किया है फौरन बताए। कैसर ने कहा कि आपने जब माइक्रो ट्रांसमीटर मिलने के बाद उन गाड़ी वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया तो मैंने और इमरान भाई ने आपके फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। हमारे ख्याल में इन गाड़ियों वालों को ये तो मालूम हो चुका था कि उनके मतलूबा अफराद यानी हम इस लेन में हैं, तो वो जंबो फोन करके हैफल से हमारे हुलिये पूछकर आज ही हमारी रिहाइश गाह को पिन पॉइंट कर लेते। अगर उन्हें सिर्फ हमारी तलाश ही मकसूद होती तो एक गाड़ी और एक या दो बंदे ही काफी थे। 2 गाड़ियों और 8 अफराद के जहां के बार बार चक्कर लगाने का मकसद हमें सिर्फ तलाश करना ही नहीं बल्कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करना भी था। आपसे बहस करके आपको कायल करना तो नामुमकिन था और इसमें खासा वक्त भी सर्फ हो जाता। लिहाजा मैंने और इमरान भाई ने अपने असलहे के अलावा 2 हैंड ग्रेनेड भी साथ लिए। इमरान भाई गाड़ी लेकर लेन के दूसरे सिरे पर जाकर खड़े हो गए जबकि मैं अपनी तरफ वाले दाखिले के दरवाजे पर। हमें उनकी पोजीशनों पर खड़े थोड़ी ही देर हुई थी कि दोनों सफेद गाड़ियां लेन में दाखिल हुईं। इमरान भाई ने दूर से उन गाड़ियों को आते देखकर अपनी गाड़ी लेन में उस तरफ खड़ी कर दी कि कोई और गाड़ी न गुजर सके। लेन में दोनों गाड़ियों के दाखिल होने के बाद मैंने अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी। आगे वाली गाड़ी जब इमरान भाई की गाड़ी के करीब जाकर रुक गई तो मैंने मुसलसल हॉर्न बजा बजा कर पिछली सफेद गाड़ी को अगली सफेद गाड़ी के बिल्कुल करीब जाने पर मजबूर कर दिया। जब दोनों सफेद गाड़ियां एक दूसरे के करीब रुक गईं तो मैं और इमरान भाई तकरीबन इकट्ठे ही अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। इमरान भाई ने अगली गाड़ी और मैंने पिछली गाड़ी के शीशे खटखटा कर उसके शीशे उतरवाए और अपने प्लान के मुताबिक हमने एक एक दस्ती बम जिनकी पिन्ने हमने पहले ही निकाल रखी थी उन गाड़ियों के अंदर फेंके और अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। हम अपनी गाड़ियों में बैठने भी न पाए थे कि दोनों गाड़ियों में फेंके गए दोनों दस्ती बम फट गए। इन गाड़ियों में भी यकीनन बम थे जो उन्होंने हमारी रिहाइश गाह का पता चलने पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने थे। हमारे दस्ती बमों के धमाकों से दोनों गाड़ियों में रखे बम फटे और फिर उनके पेट्रोल टैंक्स ने आग पकड़ ली। दोनों गाड़ियां बमों के धमाकों से कई बार सड़क से कई फुट उछली और उनमें सवार कोई शख्स भी ना तो जिंदा बचा और ना ही उसका मुर्दा जिस्म साबित रहा होगा। हम तो धमाका होते ही अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वापस चले आए। मैंने रिवर्स में गाड़ी चलाई जबकि इमरान भाई शाहराह फलस्तीन से होते हुए अपनी लेन में पहुंचे। फायर ब्रिगेड वालों को वहां खाकिस्तर गाड़ियों के ढांचों और 8 जली हुई लाशों के टुकड़ों के सिवा कुछ न मिला होगा। मेरे पूछने पर कैसर ने कहा कि इमरान तो धमाका होते ही अपनी गाड़ी शाहराह फलस्तीन पर ले गया था।
लिहाजा उनका तो किसी ने नोटिस नहीं लिया होगा। मैंने तंग लेन में गाड़ी रिवर्स में चलाई है, लिहाजा मुझे यकीनन उस लेन में रहने वालों ने देखा होगा। मेरे पास इस बात का एक माकूल उज़र है कि मैं लेन से गुजर रहा था कि आगे खड़ी गाड़ियों में धमाके हुए, जिनसे मैं इतना खौफजदा हो गया कि तंग लेन में गाड़ी मोड़ने के बजाय रिवर्स में ही चलाते हुए अपने घर पहुंच गया। कैसर के बोलने के दौरान सब साथी खामोश रहे और उसके बात खत्म करने के बाद ही उनकी खामोशी टूटी। सब मेरे फैसले के इंतजार में थे। कैसर और इमरान ने डिसिप्लिन को जरूर तोड़ा था, लेकिन उनका ये फैसला कतई दुरुस्त था। अगर सांप दिखाई देने पर वो डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए पहले मुझसे उसे मारने की इजाजत लेते तो इजाजत मिलने तक सांप गायब हो जाता। हम सब एक ही मकसद के तहत यहाँ आए थे कि हमें पाकिस्तान के दुश्मनों को खत्म करना है, और या तो उनकी कमर तोड़कर उन्हें इस कदर माजूर बना देना है कि वो हमारे वतन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने के काबिल न रहें। इमरान और कैसर ने भी उन सांपों को मारा था जो हमसे बदला लेने के लिए हमारी लेन में पहुंच गए थे। अगर इमरान और कैसर मुझसे इजाजत लेते तो मैं हरगिज इनकार न करता। मैंने दोनों को कहा कि साथ साथ खड़े हो जाएं। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए तो मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। तमाम साथी दम साधे खड़े थे। मुजम्मिल ने कुछ कहना चाहा तो मैंने उसे कहा कि चुप रहो। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। मैंने उसे लहराते हुए इमरान और कैसर को कहा कि तुम दोनों गधे हो, लेकिन अक्लमंद गधे, और रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल लिया। सब साथी खिलखिलाकर हंसने लगे। पहले मैंने और फिर तमाम साथियों ने दोनों को मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। माहा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वो बोली कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि जब मेरी जिंदगी की किसी को इतनी परवाह होगी। सबसे पहले खटमंडू में आपने मेरी जान बचाई। आपके इस अमल से मैं इतनी मुतासिर हुई कि मैंने पहले मोसाद से क़त्अ ताल्लुक़ किया और फिर आपके ग्रुप में शामिल हो गई। आप सबके मुखलिसाना रवैये से मैंने इस कदर असर लिया कि अपना आबाई मजहब छोड़कर मुसलमान हो गई। मेरे कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुसलमान इस कदर गैरतमंद होते हैं कि किसी अनजान औरत की हुर्मत के लिए कट मरने से भी गुरेज नहीं करते। जंबो एयरपोर्ट पर कैसर ने जिस तरह हैफल को अपने चाकू से जख्मी किया और आज जिस तरह इमरान और कैसर ने मेरे दुश्मनों को हलाक किया, इससे मुझे फ़ख्र है कि मैंने ऐसा मजहब इख्तियार किया जिसमें मर्द इतने गैरतमंद होते हैं। जद्दा जैसे बड़े शहर में दिन दिहाड़े 2 कारों का धमाकों से तबाह होना और उनमें बैठे हुए 8 अफराद के झुलसे हुए जिस्मों के टुकड़े मिलना कोई मामूली बात न थी जिसे खामोशी से निगल लिया जाता। शाम तक सारे शहर में इस वारदात का चर्चा और लोगों की जबान पर तरह तरह की बातें थी। सऊदी हुकूमत के मुताबिक कोई अखबार भी सिर्फ अपने रिपोर्टरों की दी हुई क्राइम्स के मुतालिक खबरें शाया नहीं करते जब तक कि पुलिस की जारी करदा प्रेस रिलीज और उस जुर्म के मुतालिक FIR की कॉपी न मिल जाए। अखबारात ने 2 रोज बाद इस वाक़े की खबर शाया करते हुए लिखा कि 2 गाड़ियों के टकराने से उनमें आग लग गई और उन दोनों गाड़ियों में बैठे अफराद झुलस कर हलाक हो गए। खबर में बम के धमाकों और लाशों के टुकड़े होने का कोई जिक्र न था। पुलिस कई रोज तक उस लेन में रहने वालों से इस हादसे के मुतालिक तहकीकात करती रही, लेकिन कोई चश्मदीद गवाह न मिल सका। हमारे अपार्टमेंट्स पर भी पुलिस के 2 अफसर आए और इस वाक़े के मुतालिक पूछ कर वापस चले गए। जब हादसे की जगह के बिल्कुल करीब रहने वाले पुलिस को कुछ न बता सके तो हमसे जो जाए हादसा से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थे, पुलिस वाले क्या तवक्को रख सकते थे। उन्होंने भी इंक्वायरी के लिए कागजात का पेट तो भरना था, इसलिए वो हमारे पास आ गए। इस वाक़े के दूसरे दिन कर्नल नबील आया। वो ये बताने के लिए आया था कि हिज रॉयल हाइनेस ने आज से छठे रोज यानी जुम्मे के दिन शाम 5 बजे मुलाकात का वक्त दिया है और ये मुलाकात पहले की तरह उसके ज़ाती महल में ही होगी। हम इधर उधर की बातें करते रहे। कर्नल नबील ने ज़बान से तो कुछ न कहा, लेकिन उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि इस हादसे के पीछे हमारा हाथ होने का उसे पूरा यकीन है। हमसे रुखसत होने से कुछ कबल उसने हादसे के मुतालिक बैनुस्सुतूर कहा कि सऊदी अरब में कानून से बाला कोई नहीं और किसी भी शख्स का कोई कितना ही जानी या मुल्की दुश्मन क्यों ना हो, उसे कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। मैंने उसके जवाब में कहा कि कर्नल नबील, हम सऊदी कानून का बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने ज़ाती और मुल्की दुश्मनों से जो सऊदी कानून की परवाह न करते हुए हमें ज़िक पहुँचाने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं, तो हम आपके मुल्की कानून के हरकत में आने से पहले, जो हमेशा वारदात के बाद ही हरकत में आता है, उस दुश्मन से खुद निमट लेते हैं। नबील के जाने के बाद मैंने कर्नल मुजम्मिल, इमरान, कैसर और माहा को बुलाया और लगवा नबील से होने वाली गुफ्तगू का बताया। मैंने साथियों को अपनी सोच बताते हुए कहा कि हैफल ने खुद जंबो एयरपोर्ट तक हमारा पीछा किया
اور اپنے ذرائع سے ہمارے سامان میں مائکرو ٹرانسمیٹرز لگوا کر ہماری نقل و حرکت کو معلوم کرنا چاہا۔ جمبو سے پرواز سے قبل قیصر نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اگر وہ کسی کمزور حیثیت کا مالک ہوتا تو ہمارے جدہ پہنچنے کے بعد ہمارا پیچھا نہ کرتا۔ اسے بخوبی علم ہوگا کہ ہم سعودی آرمی کی پشت پناہی میں جمبو میں کام کر رہے تھے، لیکن اس نے جدہ میں ہمیں ختم کرنے کے لیے اپنی ایجنسی کے 8 آدمیوں کو ہماری رہائش گاہ کا پتہ چلانے اور ہمیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ ان 8 کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اس سے حیفل کی انتقامی آگ مزید بھڑک اٹھی ہوگی۔ وسائل کی اس کے پاس کمی نہیں۔ ہمیں ہلاک کرنے کی اس کی پہلی کوشش میں ناکامی کے باعث وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ کسی نئی فول پروف پلاننگ کے ساتھ ہم پر حملہ کرے گا۔ زخمی ہونے کے باعث وہ خود اس مشن پر شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ایجنسی کے افراد جلد پھر ہم تک ضرور پہنچیں گے۔ اس کے ماہا کو پہچاننے کے بعد ہمارے یکلخت یمبو کو چھوڑنے کا اس نے یہی مطلب لیا ہوگا کہ ہم اس سے ڈر کر جدہ بھاگ آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم نے جدہ یا سعودی عرب میں جتنے روز بھی مزید قیام کرنا ہے وہ تمام وقت ان اپارٹمنٹس میں چھپ کر خوف و ہراس کی فضا میں گزاریں، اور اس صورت میں بھی یہ بات یقینی نہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اس پوری بلڈنگ کو دھماکہ خیز مادے سے بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم جمبو جا کر حیفل اور اس کے ساتھی کو ہلاک کر دیں۔ حیفل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم جو اس کی سوچ کے مطابق اس سے ڈر کر یمبو سے بھاگے ہیں، واپس یمبو جا کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ماہا نے ہمیں یمبو جانے سے منع کیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اسی کے باعث ہم اس خطرے میں گر گئے اور یمبو میں ہمیں مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزمل، عمران اور قیصر نے میری تجویز کی بھرپور حمایت کی، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اگر صبح 4 بجے ہم 2 گاڑیاں لے کر یمبو کے لیے روانہ ہوں تو 7:30 بجے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور سیدھے حیفل کی رہائش گاہ پر جا کر پہلے اسے اور بعد میں اس کے دوسرے ساتھی کو جو ساتھ کے فلیٹ میں رہتا ہے ختم کر کے جدہ واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اس پلاننگ کے مطابق اگر سب کام خوش اسلوبی سے طے پا گئے تو دن کے 12 بجے تک ہم آسانی سے جدہ پہنچ جائیں گے۔ چونکہ ہمارا یہ مشن ہمارے تمام ساتھیوں کی زندگیوں کے لیے ایک ضرورت بن چکا تھا، اس لیے ہم نے ہر حالت میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاک وطن کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں اور غداروں کی شر سے محفوظ رکھے۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔